हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट के लेक्चर में हमने एवरेज पावर के बारे में पढ़ा था। एवरेज पावर, ठीक है। प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली इंडक्टिव, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के लिए एवरेज पावर देखा था, जहां पर हमने देखा था कि अगर सर्किट रेजिस्टिव है, प्योरली रेजिस्टिव, तब एवरेज पावर कितना आता था। इट वॉज ERMS मल्टीप्लाइड बाय IRMS, है ना। किसके लिए? फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। अगर सर्किट प्योरली इंडक्टिव है या फिर प्योरली कैपेसिटिव है तो एवरेज पावर कितना आता था? 0 आता था, प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव के लिए। फिर हमने देखा था एवरेज पावर इन केस ऑफ LCR सर्किट। तो LCR सर्किट में एवरेज पावर क्या निकल कर आया था? विच वॉज ERMS इंटू IRMS मल्टीप्लाइड बाय पावर फैक्टर, दैट इज कॉस ऑफ पाई, ठीक है। और इसके लिए दो कंडीशंस भी देखी थी। अगर इंडक्टर एब्सेंट है तब क्या होगा, कैपेसिटर एब्सेंट है ना, या फिर सिर्फ रजिस्टर होगा, तो इस फॉर्मूले में क्या क्या चेंजेस होते हैं। आज के इस लेक्चर में हम LC ऑसिलेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। इजी टॉपिक है, लेकिन CET के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें इसका खास करके एप्लीकेशन है, LC ऑसिलेशंस। चलो देखते हैं। अब देखिए, LC ऑसिलेशन माने क्या। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो मेरे पास ये इंडक्टर है एक, दिस इज एन इंडक्टर, और उसको मैंने कैपेसिटर के साथ अटैच किया है, ठीक है। तो ये है भैया अपने पास एक कैपेसिटर। अब क्या होता है, जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज्ड होता है और मैं उसको इंडक्टर के अक्रॉस ज्वाइन करवा देता हूँ, तो हम देखते हैं कि यहाँ कैपेसिटर से जो चार्जेस है वो मूव होने लगते हैं राइट थ्रू इंडक्टर, एंड इट जो कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट है वहाँ से चार्जेस निगेटिव की तरफ जाते हैं, और निगेटिव चार्जेस दे मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट थ्रू दिस इंडक्टर। अब यहाँ पर जो इंडक्टर लिया है, मान लो इसका इंडक्टेंस L है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है। होता क्या है, जैसे ही कैपेसिटर अटैच हो गया, एज आई टोल्ड यू बिफोर, द चार्जेस विल स्टार्ट्स टू मूव। अब हम जानते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नथिंग बट करंट, है ना। चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम इज करंट। सो वेन एवर चार्ज स्टार्ट्स टू फ्लो इन फ्रॉम कैपेसिटर टू इंडक्टर, करंट गेट्स flowing through this wire. When this current is flowing, जैसे ही इस इंडक्टर से ये करंट फ्लो होगा, इंडक्टर में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो कैपेसिटर में जो एनर्जी मौजूद थी वो तो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थी, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज के कारण। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड वाली एनर्जी का फिर कन्वर्जन होता है मैग्नेटिक फील्ड वाली एनर्जी में, जो कहाँ पर होती है, इंडक्टर के पास। फिर देखा जाता है कि जब कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज हो जाता है तो सारी की सारी एनर्जी इंडक्टर के पास इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जमा हो जाती है। फिर ये इंडक्टर अपनी एनर्जी पास ऑन करता है डिस्चार्ज हुए वाले कैपेसिटर को, ताकि कैपेसिटर को फिर चार्ज किया जा सके, और ऑटोमेटिकली इंडक्टर से सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी कैपेसिटर की तरफ जाती है और कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी का कन्वर्जन अब इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी के फॉर्म में हो चुका है कैपेसिटर के पास। एक बार ये कैपेसिटर चार्ज हो जाए, उस दौरान इंडक्टर पूरी तरीके से क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। देन फिर रिवर्स साइकिल चलती है, कैपेसिटर फिर से डिस्चार्ज होता है बाय फ्लोइंग द चार्जेस फ्रॉम कैपेसिटर टू इंडक्टर, और फिर एक बार इंडक्टर जब पूरा चार्ज हो जाएगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा, तो यही इंडक्टर अपनी एनर्जी देगा कैपेसिटर को, और फिर से कैपेसिटर चार्ज होता है, और ये साइकिल रिवर्स मैनर में चलती रहती है। तो ये जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड सर्ज होता है एनर्जी का, या फिर हम कह सकते हैं द फ्लो ऑफ एनर्जी टू एंड फ्रो फ्रॉम कैपेसिटर टू इंडक्टर एंड इंडक्टर टू कैपेसिटर, तो ये एनर्जी का ऑसिलेशन ही कहलाता है LC ऑसिलेशन, ऑसिलेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम इंडक्टर टू कैपेसिटर एंड कैपेसिटर टू इंडक्टर। अब चलिए बेसिक से इसके पहले मैकेनिज्म को समझते हैं। अब मैंने ना यहाँ पर कुछ डायग्राम्स निकाल कर रखी है ताकि स्टेप वाइज हम एक एक चीज को समझ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मान लीजिए शुरुआत में जब हम कैपेसिटर अटैच करेंगे शुरुआत में, तो वो पूरी तरीके से डिस्चार्ज कैपेसिटर होता है, उसके अंदर कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन कैपेसिटर को इंडक्टर के साथ लगाने के लिए हमें पहले कैपेसिटर को चार्ज करना होता है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, एक सर्किट बनाता हूँ जहां पर कैपेसिटर को इंडक्टर के साथ अटैच किया गया है थ्रू वन की, और यहाँ पर की का नाम दिया है K, ठीक है। तो जब तक ये की ओपन है, कैपेसिटर फिलहाल इंडक्टर के साथ अटैच नहीं है, और इस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए मैं एक बैटरी ले रहा हूँ,
जो बैटरी इस कैपेसिटर के अक्रॉस लगाऊंगा, और बैटरी और इस कैपेसिटर में जो कनेक्शन है उसको ऑन या ऑफ करने के लिए फिर से एक की रखता हूं जिसको मैं के डैश लिख रहा हूं। अब होगा क्या, जैसे ही मैं इस के डैश वाली की को प्रेस करूंगा द सर्किट विल स्टार्ट। यहाँ पर बैटरी से जो करंट आएगा दैट विल मूव टुवर्ड्स कैपेसिटर, क्योंकि वो इंडक्टर के पास तो जाएगा नहीं बिकॉज सर्किट इज ब्रोकन। नाउ द करंट दैट विल फ्लो फ्रॉम दिस सेल टू द कैपेसिटर, इस दौरान क्या होगा, जो पॉजिटिव प्लेट है दैट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी विल ट्राई टू डिपॉजिट पॉजिटिव चार्जेस ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेट, और ये जो निगेटिव टर्मिनल है बैटरी का दिस विल ट्राई टू डिपॉजिट निगेटिव चार्ज ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेट। सो क्या होगा, ऐसे ही चार्ज डिपॉजिट होने के कारण कैपेसिटर की ये जो मैं प्लेट दिखा रहा हूँ दिस विल बी फुल्ली चार्ज विथ पॉजिटिव चार्जेस एंड दिस अपोजिट प्लेट इट विल बी चार्ज विथ निगेटिव चार्जेस। एक बार ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो हम क्या कर लेंगे, इस सर्किट को डिस्कनेक्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, डिस्कनेक्ट कर लेंगे। और वंस एंड व्हेन दिस सर्किट विल डिस्कनेक्ट ओनली दिस की के विल बी रिस्पॉन्सिबल वन टू लेट द चार्ज फ्लो फ्रॉम कैपेसिटर टू इंडक्टर। ठीक है, अब जब क्या है कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है ना, तो बिकॉज ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट स्टार्ट्स टू एग्जिट इन बिटवीन कैपेसिटर एंड योर इन बिटवीन पॉजिटिव प्लेट एंड निगेटिव प्लेट ऑफ योर कैपेसिटर। दस हम कह सकते हैं कि बैटरी की जो भी एनर्जी थी इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बैटरी को अटैच किया है, के डैश जो बैटरी और कैपेसिटर के साथ अटैच है उसको क्लोज किया है एंड हियर चार्जेस स्टार्ट्स टू फ्लो इन। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट डायग्राम। अब यहाँ पर नेक्स्ट डायग्राम आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया है, ये जो कैपेसिटर है इट गेट्स फुल्ली चार्ज। ओके, और हमने फिर ये जो बैटरी का सर्किट है उसको डिस्कनेक्ट कर लिया है। जब इस कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज कर लेंगे तो फिलहाल जो की है विच फैसिलिटेट्स द फ्लो ऑफ करंट टू इंडक्टर फ्रॉम कैपेसिटर इज स्टिल ओपन। तो अभी अगर ये ओपन है की तो देर इज नो फ्लो ऑफ करंट इन द circuit. Now when capacitor is fully charged the energy held by that capacitor is in the form of electric field and thus energy in form of electric field is given by half of Q naught का square divided by C. Now what is this Q naught? Q naught is total amount of or the maximum amount of charge that has been stored on the plate of कैपेसिटर। तो इनिशियली क्या है, यहाँ पर कैपेसिटर के पास इतनी एनर्जी है। अब देखो कैपेसिटर के पास जो एनर्जी है सो है, लेकिन क्या इंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो अगर मैं एक सिंपल सा ग्राफ बनाऊं इन बिटवीन एनर्जी, सो कैपेसिटर के साइड में फुल एनर्जी है जबकि इंडक्टर के साइड में जो एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो क्या है, जीरो है। और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इन केस ऑफ कैपेसिटर इट इज हाफ ऑफ क्यू नॉट स्क्वायर बाय सी। ठीक है, तो अभी फिलहाल सर्किट क्लोज नहीं है, कैपेसिटर मेरा फुल्ली चार्ज है और उसने इतनी एनर्जी होल्ड करके रखी है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में हमारा ये जो की है इस की को प्रेस करेंगे और एंड देन इंडक्टर विल गेट कनेक्टेड टू दिस कैपेसिटर। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। Now here in this diagram you can see as soon as I close the circuit the charges from capacitor they will get moving towards inductor। तो इंडक्टर की तरफ चार्ज मूव हो रहा है और हम जानते हैं the rate of flow of charge is nothing but current। so thus यहाँ पर मैंने दिखाया है ये जो करंट I है this current I is that current I comes into the picture। now what is happening here, please see carefully। the charges which when starts to flow from capacitor to inductor the value of current is ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा चार्जेस क्या होंगे कैपेसिटर से मूव होकर इंडक्टर की तरफ जाएंगे। तो पहले जैसे एक चार्ज गया फिर 2 4 6 ऐसे चार्जेस की संख्या बढ़ती जाएगी तो ऑब्वियसली करंट की भी जो मैग्नीट्यूड है वो भी बढ़ता जाएगा। अब करंट का अगर मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है यही करंट तो हमारे इंडक्टर से पास हो रहा है, तो इंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है अब उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाएंगी एंड वी नो दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइन का स्ट्रेंथ इज नथिंग बट मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ड्यू टू increasing current there will be a change in the magnetic flux inside the coil and due to this change in flux EMF will be induced as per Faraday's law। और ये जो EMF induce होगा ये कैसे जाएगा, अपोजिट रहेगा टू द इंक्रीजिंग करंट दैट हैज बीन टोल्ड टू अस बाय द लेंस। तो लेंस लॉ के हिसाब से यहाँ पर EMF induce होगा विच इज इक्वल टू माइनस L टाइम्स ऑफ di/dt। अब हमने समझा कि यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट से करंट निकल कर जा रहा है इंडक्टर की तरफ ताकि वो निगेटिव प्लेट तक आ सके, लेकिन होता क्या है जैसे जैसे ये करंट बढ़ेगा
इन इन इंडक्टर, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, और जैसे जैसे करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। मतलब हम क्या कह सकते हैं, कैपेसिटर की जो एनर्जी थी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नाउ इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज इन दिस कॉइल विल प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, सोलेनॉइड में हमने देखा था। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है तो हम कह सकते हैं एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिक फील्ड। नाउ अगर मैं कहूँ कि इस इंडक्टर के पास कितनी एनर्जी स्टोर हो चुकी है, तो वी कैन से दैट फॉर दिस इंडक्टर एनर्जी स्टोर्ड इज गिवन बाय एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ एल आई का स्क्वायर। अभी आई पीक पर नहीं पहुंचा है, मतलब सारे के सारे चार्जेस नहीं मूव हुए हैं, जितने भी चार्जेस मूव हुए होंगे उसके रिस्पेक्टिव जो करंट होगा उस करंट का मैंने यहाँ पर क्या ले लिया है, स्क्वायर ले लिया है। ठीक है, और अभी कैपेसिटर की ओर देखते हैं। कैपेसिटर में पहले मान लीजिए टोटल चार्ज क्यू नॉट था, तो अभी पीक चार्ज या फिर मैक्सिमम चार्ज है क्या कैपेसिटर के पास? नहीं, उससे कुछ चार्जेस तो मूव हो चुके हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर सिर्फ क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज बचा है क्यू नॉट की जगह, तब कैपेसिटर में कितनी एनर्जी रहेगी? तो हमने देखा था एनर्जी इन केस ऑफ कैपेसिटर इज गिवन बाय यू ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू नॉट की जगह लिखना पड़ेगा सिर्फ क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी, इतनी एनर्जी बचेगी। अगर हम थोड़ा सा ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो ग्राफ कैसे बन सकता है, कैपेसिटर के पास सम पार्ट ऑफ एनर्जी एंड इंडक्टर के पास सम पार्ट ऑफ एनर्जी रहेगी। दिस इज यू ई एंड दिस इज यू बी। सो यू बी इज गिवन बाय हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर एंड यू इज गिवन बाय हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। ठीक है, चलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही आप आगे देखोगे तो क्या हो चुका है, यहाँ पर धीरे धीरे करके कैपेसिटर का सारा जो चार्ज है वो यहाँ से हट गया है और वो कहाँ पर आया है, इंडक्टर के पास आया है। इंडक्टर ने ईएमएफ इंड्यूस किया था अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो क्या कर रहा था, चार्ज को मतलब करंट को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था, वो सीधा सीधा मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म कर रहा था। और जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और करंट आएगा तो और ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो जब कैपेसिटर में कोई भी चार्ज बाकी नहीं रहा है, इसका मतलब है कैपेसिटर ने सारे के सारे चार्ज किसकी तरफ मूव कर दिए हैं, इंडक्टर की तरफ मूव कर दिए हैं। तो हम कह सकते हैं कि भैया अब सर्किट में सारे चार्जेस है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाय टाइम इज व्हाट यूर maximum current or peak current. तो when we say when there is no charge in capacitor, thereby the current का value goes on extreme and this current is we called it as पीक करंट। हम उसको क्या बोलते हैं, पीक करंट। अब पीक करंट के दौरान क्या हुआ है, एनर्जी इन केस ऑफ कैपेसिटर विल बिकम जीरो, नो प्रेजेंस ऑफ चार्जेस, नो एनर्जी। बट यहाँ पर इंडक्टर के केस में देख लीजिए, इंडक्टर में ऐसे हो रहा है बिकॉज ऑफ मैक्सिमम करंट इन द सर्किट, maximum charges to maximum current in the circuit, the energy in capacitor has gone to maximum. So energy in capacitor will be in the form of magnetic field, which I can write it as 1 by 2 L, which is inductance of inductor into I naught का square. So this is maximum energy। और अगर मैं graphical representation के फॉर्म में बात करूँ, so energy at inductor is large or maximum, whereas energy in case of capacitor is minimum, that is 0। ठीक है, तो अब हम यहाँ कह रहे हैं कि भैया सारी की सारी कैपेसिटर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी नाउ इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी बिकॉज व्हेन करंट स्टार्ट्स टू फ्लो इन थ्रू इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस एंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा। देखिए कैपेसिटर तो हो गया भैया, पूरा डिस्चार्ज हो गया, सारी की सारी एनर्जी किसके पास है, इंडक्टर के पास। अब जैसे ही कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया पूरी तरीके से, तो क्या अब एक्स्ट्रा चार्जेस कुछ बचे हैं जो इस करंट को फ्लो करवा सके? नहीं बचे हैं। मतलब जो पहले करंट पीक पर पहुंचा था बिकॉज ऑफ ऑल द चार्जेस इन कैपेसिटर विच वर मूविंग थ्रू वायर, नाउ ड्यू टू absence of any sort of charges this peak current will goes on decreasing। तो अब धीरे 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 ये करंट क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। अब हम जानते हैं भैया कम होते जाएगा करंट, तो फिर से एक बार फ्लक्स का जो चेंज है ये इंडक्टर एक्सपीरियंस करेगा। अब इंडक्टर क्या करेगा, जैसे ही फ्लक्स का चेंज देखेगा तो वो बोलेगा भैया फ्लक्स का चेंज तो नहीं होना चाहिए एज पर लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विच वाज गिवन बाय फैराडे। सो टू अवॉइड दिस चेंज इन फ्लक्स, नाउ व्हाट विल हैपन, द इंडक्टर विल प्रोवाइड एक्स्ट्रा करंट। तो इंडक्टर क्या करेगा, जो अपने अंदर उसने मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी को स्टोर किया था ना, उस मैग्नेटिक फील्ड से फिर करंट जनरेट करवाएगा in the form of EMF and this EMF will be in the direction of
प्रीवियस करंट। तो पहले प्रीवियस की करंट मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को जाना चाहती थी, तो अब यहाँ पर करंट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट करेगा। कब, जब करंट की वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ डिस्चार्जिंग कैपेसिटर। तो कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज हो चुका है, सर्किट में करंट धीरे धीरे कम हो रहा है और ये कॉइल नहीं चाहती कि उसके अंदर फ्लक्स चेंज हो, तो क्या करेगा, ये कॉइल के अंदर जो भी ईएमएफ है दैट विल सपोर्ट द फ्लो ऑफ करंट एंड नाउ इंडक्टर से होकर के अब करंट किसकी ओर बहने लगेगा, अब करंट बहने लगेगा कैपेसिटर की ओर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट डायग्राम में समझते हैं। आइए, अब मैंने यहाँ पर देख लिया है क्या हो चुका है, जैसे ही करंट की वैल्यू कम हो चुकी है तो इंडक्टर ने क्या कर लिया, उसके पास जो एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी थी उसको अब उसने यूटिलाइज किया है टू लेट द करंट फ्लो towards this capacitor plate, and now here in this part the positive charges will now be getting deposited on earlier का, मतलब पहले जो मेरा ये निगेटिव प्लेट था, अब यहाँ पर कौन से चार्जेस आ जाएंगे, पॉजिटिव, और उसके अपोजिट प्लेट पर कौन से चार्जेस मूव होकर आए होंगे, निगेटिव। सो हम देख रहे थे कि एज द वैल्यू ऑफ करंट गोज ऑन डिक्रीजिंग द एनर्जी विच वॉज स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड नाउ इट इज बीइंग यूटिलाइज्ड इन ऑर्डर टू लेट द करंट फ्लो from inductor to capacitor and charges are being deposited with reverse polarity. Earlier the plate which holds negative charge, now it is getting charged with positive charges, and the plate which had positive charges, now it is being getting deposited with negative charges, and thus the electric field का direction inside the plate will inside the capacitor will also goes on reversing. अब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, as I told you before, the magnetic field energy is getting converted into electric field energy through the flow of current in the direction as it was before, and now धीरे धीरे हमारा जो इंडक्टर है उसके पास की सारी मैग्नेटिक फील्ड चली जाएगी और इंडक्टर के पास कुछ नहीं बचेगा। इस तरीके से पूरा का पूरा जो करंट है वो आगे कैपेसिटर में जाएगा एंड दिस कैपेसिटर विल गेट फुल्ली चार्ज्ड बट विथ अपोजिट पोलैरिटी। ओके, तो चलो देखते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट डायग्राम में क्या हो गया है, यहाँ से इंडक्टर से सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड निकल गई है और वो कैपेसिटर के पास आ रही है। अच्छा, जब इंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी जा रही होगी तो हम देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर पीक करंट तो अब नहीं बचा है सर्किट में, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी एट इंडक्टर वुड बी हाफ ऑफ एल आई का स्क्वायर एंड एट द सेम टाइम एनर्जी एट कैपेसिटर विल बी एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इक्वल टू 1/2 q square upon c। तो q is the चार्ज विच विल बी गेटिंग डिपॉजिटेड ओवर द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो ग्राफ के हिसाब से देखें तो सम पार्ट ऑफ एनर्जी विल बी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड सम पार्ट ऑफ एनर्जी विल बी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एज सुन एज होल इंडक्टर गेट दिस चार्ज द टोटल एनर्जी एट कैपेसिटर प्लेट विल बी इक्वल टू 1/2 क्यू नॉट का स्क्वायर, 1/2 क्यू नॉट का स्क्वायर अपॉन सी, क्योंकि सारे के सारे जो चार्जेस है वो अब कैपेसिटर के प्लेट पर क्या हो चुके हैं, डिपॉजिट हो चुके हैं। सो एनर्जी जो है अब कैपेसिटर के पास है, इंडक्टर फुल्ली डिस्चार्ज हो चुका है बाय कन्वर्टिंग इट्स मैग्नेटिक एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल फील्ड एनर्जी एट द कैपेसिटर। अब क्या हो गया, हमारा कैपेसिटर तो भैया फुल्ली चार्ज हो गया, तो कैपेसिटर के पास एनर्जी आ गई। अब वो एनर्जी क्या अपने पास रखेगा, वो बिल्कुल भी नहीं। अब कैपेसिटर क्या करेगा, चलो भैया वो बोलेगा फिर से कि मेरे पास तो बहुत पॉजिटिव चार्जेस है, नाउ लेट दिस पॉजिटिव चार्ज टू मूव टुवर्ड्स निगेटिव चार्ज वाली प्लेट वाया इंडक्टर। अब क्या होगा, इंडक्टर से फिर करंट मूव होना स्टार्ट होगा। तो पॉजिटिव चार्जेस अगर मैं मान रहा हूँ कि कैपेसिटर टू इंडक्टर जा रहे हैं तो अब करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी बाद में, रिवर्स। देखिए फिर से समझिए, जब इंडक्टर फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा तो सर्किट में करंट जीरो है, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है। अब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है तो कैपेसिटर के जो प्लेट्स पर जितने भी पॉजिटिव चार्जेस है दे विल स्टार्ट्स टू मूव फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू निगेटिव प्लेट वाया इंडक्टर, और इंडक्टर के लिए अब करंट की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो चुकी है। लेट्स सी हियर, देखिए यहाँ पर हमने देखा है जैसे ही कैपेसिटर से अपोजिट डायरेक्शन में करंट निकलना स्टार्ट होगा सो इंडक्टर फिर से चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व करेगा। क्यों चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि जैसे जैसे करंट बढ़ते जाएगा तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म होगी, बट बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स, मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो चुका है। अब धीरे धीरे एक केस ऐसा आएगा जब यहाँ से सारे के सारे चार्जेस क्या हो जाएंगे, ऑलरेडी मूव हो चुके होंगे, कहाँ से, कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट से टुवर्ड्स निगेटिव प्लेट, एंड इन दैट केस इंडक्टर में मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी आ जाएगी। तो फिलहाल हम देखते हैं अभी इस केस में
जहां पर सम चार्जेस out of the total, some charges are being moved from capacitor to inductor, so I can say some amount of energy is still remaining at capacitor, which would be half of q स्क्वेयर अपॉन सी। और अगर इंडक्टर के पास आ जाए तो इंडक्टर के पास में भी अब कुछ एनर्जी है विच इज इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज गिवन बाय यू बी इज इक्वल टू 1/2 एल आई का स्क्वेयर। एंड ड्यू टू दिस हम कह सकते हैं कि इफ सम पार्ट ऑफ एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो सम पार्ट ऑफ एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जहां पर थोड़ी देर पहले देखिए कैपेसिटर जब रिवर्स पोलैरिटी के साथ फुल्ली चार्ज हुआ था तो वहां पे टोटल एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी नियर कैपेसिटर, और इंडक्टर की एनर्जी क्या थी, 0 थी। ठीक है, तो चलो अब यहाँ से कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है और इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म हो रही है बट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो एनर्जी भी इंडक्टर के पास बढ़ रही है और कैपेसिटर की कम होते जा रही है। चलो तो अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं जो अब हमारी इस प्लेट पर सारे पॉजिटिव चार्जेस थे ना, वो पूरे के पूरे जो चार्जेस है वो यहाँ से निकल कर कहाँ तक जा चुके होंगे, इंडक्टर तक। और इस केस में करंट की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी, यहाँ पर सिस्टम में मैक्सिमम चार्जेस है। तो जो सारे के सारे चार्जेस है जब वो इंडक्टर पर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की भी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और ये जो बढ़ी हुई स्ट्रेंथ है इसके साथ में हम कहेंगे कि भैया इंडक्टर हैव मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ एल आई नॉट का स्क्वायर, हाफ ऑफ एल आई नॉट का स्क्वायर। और क्या कैपेसिटर के पास एनर्जी बचेगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो कैपेसिटर फिर क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। तो अगर ग्राफ वाइज देखोगे तो मैक्सिमम एनर्जी विल बी एट इंडक्टर एंड एनर्जी एट कैपेसिटर विल बी 0। तो एक सबसे पहले देखिए स्टार्टिंग में हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि कैपेसिटर जो है, यहाँ पर कैपेसिटर जो है वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है तो एनर्जी कैपेसिटर की डाउन होती है और वो एनर्जी किस में बढ़ती जाती है, इन केस ऑफ इंडक्टर। फिर सेकंड स्टेप में हमने देखा था जब कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज हो जाता है तो एनर्जी एट कैपेसिटर बिकम्स 0 बट एनर्जी एट इंडक्टर इज मैक्सिमम, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी। लेटर ऑन वी सॉ कि जो इंडक्टर है अब वो अपनी एनर्जी सप्लाई करता है टू कैपेसिटर इन अकॉर्डेंस विथ लेंज लॉ या फिर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एंड thus दिस पर्टिकुलर एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड एनर्जी। तो कुछ एनर्जी इंडक्टर के पास होती है, कुछ एनर्जी कैपेसिटर के पास होती है। उसके बाद हमने समझा था कि जैसे जैसे कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, नाउ द होल एनर्जी विल बी possessed by capacitor whereas inductor will have no energy. Once and when this capacitor gets fully charged with reverse polarity, now these charges will again move towards inductor, and due to this motion of charges towards inductor again current flow होना स्टार्ट हो जाएगा और इंडक्टर में फिर से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी बट अब उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी दैन द इनिशियल डायरेक्शन, एंड सम एनर्जी विल बी देयर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, some energy will be there in the form of electric field. As long as this continues, all the charges in capacitor they will be getting moved towards inductor, and thus no charge will present at the capacitor. और इस दरम्यान सारे के सारे जो चार्जेस है वो सर्किट में होने के कारण करंट मैक्सिमम होगा। फॉर दैट मैक्सिमम करंट द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर विल ऑल्सो बी मैक्सिमम एंड एनर्जी एट कैपेसिटर विल बी 0। सो बार ग्राफ पर देखिए मैंने यहाँ पर 0 निकाला है एंड द एनर्जी हियर एट कैपेसिटर इज मैक्सिमम। सो वंस एंड व्हेन कैपेसिटर डिस्चार्ज होकर इंडक्टर चार्ज हो गया है, अब ये इंडक्टर क्या करेगा, करंट की डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस करेगा, एंड ड्यू टू दैट अगेन करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग टुवर्ड्स कैपेसिटर। कैपेसिटर की जो पहले केस में पॉजिटिव थी, जस्ट एट द इंट्रोडक्शन पार्ट जहाँ पर मैंने बताया था ये प्लेट पॉजिटिव है, तो अब ये फिर से पॉजिटिव हो जाएगी, अपोजिट निगेटिव हो जाएगी, धीरे धीरे सारे के सारे चार्जेस आ जाएंगे कैपेसिटर की तरफ। तो और इस तरीके से हमारा कैपेसिटर फिर से चार्ज हो जाएगा, फिर से ये डिस्चार्ज होने के लिए रिवर्स डायरेक्शन में करंट भेजेगा। तो यहाँ पर एक बार एंटी क्लॉकवाइज तो एक बार क्लॉकवाइज, इस तरीके से जो है एनर्जी का ऑसिलेशन चलते रहेगा। अगर देखिए आइडियल इंडक्टर है और आइडियल कैपेसिटर है, तो आइडियल इंडक्टर और कैपेसिटर में आइडियल सर्किट में क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर एक ग्राफ निकालूं इन बिटवीन एनर्जी एंड टाइम का, सो टाइम अगर एक्स एक्सिस पे प्लॉट करता हूँ, एनर्जी अगर वाई एक्सिस पे प्लॉट करता हूँ, तो आप देख पाओगे कि एनर्जी का ऑसिलेशन चलते रहेगा फ्रॉम इंडक्टर टू कैपेसिटर, कैपेसिटर टू इंडक्टर, इंडक्टर टू कैपेसिटर। और चूंकि ये आइडियल इंडक्टर और कैपेसिटर होंगे तो उनके अंदर किसी भी तरीके का कोई रेजिस्टर नहीं होगा जो पावर को कंज्यूम करता हो, दस
ड्यू टू नो पावर लॉस दिस ऑसिलेशन ऑफ एनर्जी विल कंटिन्यू फॉर द इनफाइनाइट टाइम, दिस विल कंटिन्यू फॉर इनफाइनाइट टाइम। बट इन रियलिटी होता क्या है, एक्चुअली अगर आप इस सर्किट को देखो तो हमारे हमारे जो वायर्स है, तो उन वायर्स के अंदर एक्चुअली क्या होता है, रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता है, और अगर रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगा तो वो क्या करेगा, पावर को कंज्यूम करेगा। कैसे कंज्यूम करेगा, तो जैसे ही करंट फ्लो होगा ना वायर में, तो बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस हीट विल बी जनरेटेड, एंड वी नो एच इज वॉट, आई स्क्वेयर आर इंटू टी, मतलब हीटिंग पावर होता है एच अपॉन टी इज नथिंग बट आई स्क्वेयर आर। तो इस तरीके से पावर कंज्यूम होते जाएगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, एंड दस एनर्जी का जो ऑसिलेशन है वो इनफाइनाइट टाइम तक नहीं चलेगा। अगर मैं आइडियल सर्किट को छोड़ दूँ, रियल सर्किट की बात करूँ, तो रियल सर्किट में विद द पैसेज ऑफ टाइम द करंट का ऑसिलेशन विल गेट डैम्प्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये हो गया आइडियल सर्किट पहला, और ये दूसरा है हमारा रियल सर्किट। ठीक है, अब देखो आपको एलसी ऑसिलेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। कौन सी है, वो ये है कि इन केस ऑफ एलसी ऑसिलेशन द वैल्यू ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस दैट इज एक्सएल विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द वैल्यू ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, इट इज ओमेगा एल, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी। तो ये जो दोनों वैल्यूज है एग्जैक्टली इक्वल होते हैं। दैट इज अगर मैं लिखूँ ओमेगा एल माइनस, ठीक है, ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, फिर 0 होनी चाहिए। ठीक है, अगर दोनों ही एग्जैक्टली इक्वल है तो इन केस ऑफ एलसी ऑसिलेशन, आइडियल एलसी सर्किट में XL is exactly equal to XC, that we need to keep in mind. Now let's move to understand the LCR resonance circuit, है ना, सीरीज रेजोनेंस सर्किट एंड पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, वो क्या होता है उसे समझते हैं, और कुछ न्यूमेरिकल से इंपॉर्टेंट जिसे आगे हम इसके बेसिस पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। तो अब एलसी ऑसिलेशन को समझने के बाद अब हम समझने वाले हैं रेजोनेंस सर्किट के बारे में। रेजोनेंस सर्किट, ठीक है, क्या होता है रेजोनेंस सर्किट, तो एक्चुअली पहले रेजोनेंस जान लेते हैं। रेजोनेंस क्या है, मान लीजिए मेरे पास ना ये इस तरीके से एक सिंपल पेंडुलम है, और इस सिंपल पेंडुलम की मान लीजिए कुछ फंडामेंटल या नेचुरल फ्रीक्वेंसी है 200 हर्ट्ज। अब क्या होगा, इसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल अगर मैं कोई ट्यूनिंग फोर्क लेता हूँ जिसकी खुद की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी है 200 हर्ट्ज, और इस ट्यूनिंग फोर्क को, इस वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क को जैसे ही मैं पेंडुलम के पास लाऊंगा तो क्या होता है, पेंडुलम इस ट्यूनिंग फोर्क के पास जो वाइब्रेशंस है वो वाइब्रेशंस किसे पास ऑन होते हैं, पेंडुलम को पास ऑन होते हैं, एंड दैट पेंडुलम वाइब्रेट्स विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। सो व्हेनेवर अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, एक्सटर्नल अप्लाइड जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, मैच हो जाती है, किसके साथ, मैचेस विथ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ the body, then body vibrates with maximum amplitude, the body vibrates with maximum amplitude, and this phenomena is called as resonance। ठीक है, सो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी का बॉडी के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाना। अब यहाँ पर जो हम रेजोनेंस पढ़ रहे हैं वो एसी सर्किट के संदर्भ में है। अब देख लेते हैं यहाँ एसी सर्किट में रेजोनेंस क्या होगा, तो हमें रेजोनेंस में दो चीजें पढ़नी है। सबसे पहले तो है सीरीज रेजोनेंस सर्किट, सीरीज रेजोनेंस सर्किट, और बाद में हम पढ़ेंगे पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। अब देख लेते हैं सीरीज रेजोनेंस सर्किट में एक्चुअली रेजोनेंस क्या है। तो अगर सीरीज सर्किट की मैं बात करूँ तो हमारे पास एक इंडक्टर, देन वी हैव अ कैपेसिटर, एंड देन वी हैव रेजिस्टर। अगर इन तीनों को हम क्या कर लेते हैं, एसी ईएमएफ के अक्रॉस कनेक्ट कर लेते हैं, तो अगर मान लीजिए सर्किट से पास होने वाला करंट आई है एंड एलसीआर माई दिस 3 एलिमेंट्स, तो ऐसा होगा कि एक पर्टिकुलर एसी फ्रीक्वेंसी के लिए, जो एसी करंट होता है उसकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, 1000 हर्ट्ज हो सकती है, मिलियंस ऑफ हर्ट्ज भी हो सकती है। तो किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए जो इस सर्किट से पास होने वाला करंट है वो मैक्सिमम होता है। मान लीजिए मैं कहूँ 50 हर्ट्ज, तो 50 हर्ट्ज के लिए ही ऐसा होगा कि सर्किट से जो करंट पास होगा वो मैक्सिमम करंट पास होगा, मतलब एम्पलीट्यूड आ रहा है करंट का। और बाकी सारी फ्रीक्वेंसी के लिए अदर देन दैट डिजाइन फ्रीक्वेंसी, मतलब
50 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी का अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो इसे छोड़कर कोई भी फ्रीक्वेंसी रहने दीजिए, 100 हर्ट्स, 200 हर्ट्स, 10 हर्ट्स, इसको ये सर्किट अलाउ नहीं करता है। तो ये जो फिनोमिना है, ये हो गया हमारा सीरीज रेजोनेंस सर्किट, वेयर फॉर अ गिवन और अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी द मैक्सिमम करंट वुड पास थ्रू अ सर्किट एंड फॉर अदर फ्रीक्वेंसी द करंट विल बी ब्लॉक्ड एंड दिस फिनोमिना इज अवर रेजोनेंस। ठीक है, तो सीरीज रेजोनेंस सर्किट में क्या होता है, पर्टिकुलर वैल्यू के लिए करंट पास होता है। जब हम पैरेलल रेजोनेंस सर्किट पढ़ेंगे तो वहां पर इसका उल्टा होगा, किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए सर्किट से करंट पास नहीं होगा, करंट ब्लॉक हो जाएगा, और बाकी अदर फ्रीक्वेंसीज के लिए फिर करंट पास होगा। कहाँ पर, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में। सीरीज रेजोनेंस में ऐसा नहीं होता है। अच्छा, अब किसी भी सीरीज रेजोनेंस सर्किट को, एज वी हैव सीन दिस इज अ एलसीआर टाइप ऑफ सर्किट, एलसीआर टाइप ऑफ सर्किट, तो इसमें सीरीज रेजोनेंस कब ऑब्जर्व होता है, तो जरूरी होगा सीरीज रेजोनेंस तभी आएगा व्हेन इंडक्टिव रिएक्टेंस विल बिकम एग्जैक्टली इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सो इंडक्टिव रिएक्टेंस इज एग्जैक्टली इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तभी आएगा हमारा सीरीज रेजोनेंस। ठीक है, तो ये एक चीज याद रखना। अच्छा, जनरल लाइफ में सीरीज रेजोनेंस का कोई आपने अगर एग्जांपल सोचा, तो बेस्ट एग्जांपल मैं बताता हूँ, जो रेडियोज होते हैं, खास करके जो पुराने जमाने के रेडियोज थे ना, जिसमें क्या होता था, एक ऐसा एंटीना लगा होता था, और यहाँ पर आप देखिए एक सा गेज होता था, जहाँ पर आप कोई भी चैनल अगर सेट करना है तो उस यहाँ पर ऐसा डायल होता था, तो इस डायल को हम रोटेट करते थे, तो कोई एक पर्टिकुलर चैनल जो होता था सेट होता था। तो यहाँ पर भी क्या कर लेते हैं, मान लीजिए कोई रेडियो चैनल है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 100 मेगाहर्ट्ज। कितनी है, 100 मेगाहर्ट्ज। तो अगर 100 मेगाहर्ट्ज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ये पर्टिकुलर जो एंटीना है जब वो कैच करता था, तो इस एंटीना के अंदर इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट होते थे, और इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट हो रहे हैं मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, एंड दैट इलेक्ट्रॉन का फ्लो वुड कॉज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मतलब 100 मिलियंस ऑफ हर्ट्ज का अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, किसी रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी है, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसके कारण भी यहाँ इस एलसीआर सर्किट में कितना जो फ्रीक्वेंसी आएगा एसी सप्लाई का, वो आ जाएगा 100 मेगा हर्ट्स या 100 मिलियन हर्ट्स। तो फिर अगर मैंने इस सर्किट को 100 मिलियन हर्ट्स के लिए सेट करके रखा है थ्रू इस डायल गेज, तो 100 मिलियन हर्ट्ज या 100 मेगा हर्ट्ज को ही सर्किट से करंट पास होगा, और आपको वो पर्टिकुलर जो स्टेशन है वो सुनाई देगा। अगर मैं इस सर्किट को 200 मेगा हर्ट्ज के लिए डिज़ाइन करूँ, तो 200 मेगा हर्ट्ज वाला कोई अगर चैनल होगा तो उसे ही ये सर्किट एक्सेप्ट करेगा, बाकी चैनल को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ये जनरल लाइफ एग्जाम्पल है किसका, सीरीज रेजोनेंस का। ठीक है, अच्छा, अगर आपको चैनल्स बदलते रहने हैं रेडियो में, तो हमें क्या करना पड़ता है, इस पर्टिकुलर सर्किट में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को चेंज करते रहना पड़ता है। और उसे चेंज कैसे करते हैं, बाय वेरिंग इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट दैट वी आर गोइंग टू सी। सो देखो, so as I told you before, in series resonance circuit the main condition is XL, that is inductive reactance should be equal to capacitive reactance. तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि if inductive reactance is equal to capacitive reactance, then I can write omega L इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, ओमेगा को एक जगह लेकर आता हूँ लेफ्ट साइड में, तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर इज 1 अपॉन एल सी। और मैं जब कहूँ कि एक्सएल विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू एक्स सी, तो ये उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए है जहाँ पर मैं सर्किट को डिजाइन करूंगा। तो यहाँ जो ओमेगा लिखा है मैंने, ओमेगा को लिखता हूँ मैं ओमेगा आर। ओमेगा आर जस्ट एन एब्रिविएशन टू डिनोट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा आर का स्क्वायर इज 1 अपॉन एल सी, सो आई कैन सिंपली राइट दैट omega r is 1 upon under root of LC, and we know what is omega, it is 2 pi n or 2 pi f. so simply omega r को मैं लिख रहा हूँ 2 pi f of r, and f of r क्या है, उस AC की फ्रीक्वेंसी है, 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 1000 हर्ट्ज जो भी होगी। सो f of r इज फ्रीक्वेंसी ऑफ AC करंट, एंड दैट वुड बी इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ LC। तो f of r ओनली हो जाएगा 1 बाय 2 पाई अंडर रूट ऑफ LC। ठीक है, तो ये फॉर्मूला किसके लिए है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए है। तो अगर मैं कहूँ कि भैया मुझे 100 हर्ट्ज की, मान लीजिए 100 हर्ट्ज की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो उसके लिए आपको सेट करना है इंडक्टर और कैपेसिटेंस की जो वैल्यूज है सर्किट में, ये इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू आप इन्हें वैरी करते चलिए, तो आप सर्किट में क्या कर सकते हैं, एफ ऑफ आर सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 0.1 हेनरी
ऑफ इंडक्टेंस और 25 माइक्रोफैराड ऑफ कैपेसिटेंस, कुछ ऐसा अगर आप रखो या और भी कुछ वैल्यूज रखो, तो उस रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी को आप सर्किट में सेट करते हो और फिर उसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए सर्किट से करंट मैक्सिमम पास होता है, और इसलिए हमने इसको नाम दिया है सीरीज रेजोनेंट सर्किट। दूसरी एक चीज याद रखिए, ये जब भी रेजोनेंट सर्किट सीरीज रेजोनेंट सर्किट होगा तो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए करंट को क्या किया जा रहा है, मैक्सिमम पास किया जा रहा है, मतलब करंट को एक्सेप्ट किया जा रहा है। इसीलिए इस सर्किट को एक्सेप्टर सर्किट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर सर्किट, एक्सेप्टर सर्किट। ठीक है, तो एक्सेप्टर सर्किट से मतलब ये है कि फॉर अ पर्टिकुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये जो है ना एफ ऑफ आर या ओमेगा आर, इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए ही सर्किट में करंट एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज करंट को ब्लॉक कर दिया जाएगा। दूसरा सवाल आपको ये पूछ सकते हैं कि भैया शो दैट कि एक जो सीरीज रेजोनेंट सर्किट है ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट करके काम करता है। अब कैसे? तो देखो, मैंने कहा था कि भैया सीरीज रेजोनेंट सर्किट में एक्सएल विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू एक्सी। अब देखो, कोई भी एलसीआर सर्किट है तो उसका इंपीडेंस कैसे निकलता है? Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वेयर। बट इफ एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? Z वुड बी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर ओनली बचेगा, क्योंकि एक्सएल माइनस एक्सी तो जीरो हो गया, और आर स्क्वेयर सॉल्व करोगे तो ये हो गया Z इज इक्वल टू आर। तो हम कह सकते हैं भैया जो एलसीआर रेजोनेंट सर्किट होता है तो एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी दैट पर्टिकुलर सर्किट बिकम्स प्योरली रेजिस्टिव। क्या हो जाता है? वो प्योरली रेजिस्टिव हो जाता है। ठीक है, चलो अब हम ये भी कह सकते हैं कि सर्किट प्योरली रेजिस्टिव है, एक्सएल एग्जैक्टली इक्वल टू एक्सी है, तो इम्पीडेंस में बस आर की वैल्यू मिल रही है आपको। अगर इम्पीडेंस सिर्फ रेजिस्टर है तो इस मामले में हम ये भी तो बोल सकते हैं कि भैया हमारा जो एलसीआर सर्किट है ये लोवेस्ट इम्पीडेंस पर काम करता है। और जाहिर सी बात है, मैक्सिमम करंट फ्लो करना है सर्किट में तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? ऑब्वियसली लोवेस्ट होनी चाहिए। तो सीरीज रेजोनेंस सर्किट, यहाँ से अगर कुछ बातें कहे हम इसके कैरेक्टरिस्टिक के तौर पर, अगर मैं कहूं कि सीरीज रेजोनेंस सर्किट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो पहला तो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा कि सीरीज रेजोनेंस में एक्सएल इज एग्जैक्टली इक्वल टू एक्सी होता है, पहला। दूसरा, यहाँ पर जो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है, अगर मैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो दैट वुड बी अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एल सी, और जो एसी की करंट की फ्रीक्वेंसी की बात करूँ दैट इज एफ ऑफ आर, दैट वुड बी 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ एल सी। थर्ड, इस पर्टिकुलर सर्किट में चूंकि मैक्सिमम करंट भेजना होता है तो इम्पीडेंस कैसा होना चाहिए? लोवेस्ट होना चाहिए। तो आई एम राइटिंग Z, दैट इज इम्पीडेंस इज लोवेस्ट, इम्पीडेंस इज लो, इम्पीडेंस इज लो। ठीक है, ये और एक चीज हो गई। चौथा, इस पर्टिकुलर सर्किट में करंट की वैल्यू क्या हो जाती है? मैक्सिमम। सो I इज मैक्सिमम, करंट की वैल्यू होगी मैक्सिमम। और फिफ्थ, दिस सर्किट at given or selected resonant frequency maximum current is passed, thus circuit is also called as acceptor circuit। इसे कौन सा सर्किट कहा जाता है? एक्सेप्टर रेजोनेंस सर्किट। चलेगा। अब ना हम कुछ ग्राफ देख लेते हैं। तो जैसे पहला ग्राफ में अगर ड्रॉ करूँ विथ रिस्पेक्ट टू इम्पीडेंस, दिस इज माई इम्पीडेंस Z, एंड लेट्स से रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिखिए ओमेगा आर, चाहो तो आप इसी एक्स एक्सिस पर हमारी जो एसी करंट की फ्रीक्वेंसी होती है ना साइकिल वाली एफ ऑफ आर, वो भी लिख सकते हो। तो चलो पहले मैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अगर इम्पीडेंस की बात करूँ तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पर इम्पीडेंस सबसे लो होता है, और उससे पहले या उसके बाद इम्पीडेंस क्या होता है? फिर बढ़ते जाता है। तो देखो यहाँ पर हमने दिखाया है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए जो इम्पीडेंस है इट इज़ लोवेस्ट। अगर मैं करंट की बात करूँ तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए करंट कैसे होगा? देखो, अगर एक्स एक्सिस पर करंट लिख रहे हैं हम, सॉरी वाई एक्सिस पर मैं करंट लेता हूँ, एक्स एक्सिस पर फिर से रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी लेता हूँ। सो एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी करंट का वैल्यू वुड बी मैक्सिमम, करंट का वैल्यू वुड बी मैक्सिमम। तो इस तरीके से मान लीजिए मैं कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ, तो करंट का वैल्यू वुड बी मैक्सिमम, सो आई बिकम्स आई नॉट एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तीसरी और एक चीज आप याद रखना, इन केस ऑफ रेजोनेंट सर्किट अगर मैं एक्सएल और एक्सी को प्लॉट करूं, लेट्स से जो वाई एक्सिस है वहां पर एक्सएल और एक्सी को हम प्लॉट करेंगे, और एक्स एक्सिस पर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को अगर प्लॉट करते हैं तो याद रखिएगा
एक्सेल क्या होता है, एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा एल, मतलब एक्सेल जो है वो डायरेक्टली बढ़ते जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू इंक्रीज इन ओमेगा। ठीक है, तो लीनियर रिलेशनशिप होता है इन बिटवीन एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड एक्सेल में। तो जैसे जैसे ओमेगा बढ़ते जाएगा, अगर ओमेगा एक्स एक्सिस पर मैं प्लॉट कर रहा हूँ, तो जैसे जैसे ओमेगा बढ़ते जाएगा एक्सेल भी बढ़ते जाएगा और एक लीनियर लाइन रहेगी। सो दिस कर्व इज फॉर एक्सेल। अगर बात करें एक्सी की, तो एक्सी क्या होता है, 1/ओमेगा सी। तो इसमें क्या है, ओमेगा के साथ एक्सी का इनवर्स रिलेशनशिप है। सो एक्सी बढ़ते जाएगा अगर ओमेगा कम हो रहा है, एंड ओमेगा अगर बढ़ता जाएगा तो एक्सी का वैल्यू कम होते जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस पर अगर मैं ओमेगा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखा रहा हूँ, सो इन दैट केस एक्सी को हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाना पड़ेगा। और ये जो होगा कर्व एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, ये एक तरीके का कर्व नेचर का हमें लाइन निकालनी पड़ेगी। तो दिस इज माई एक्सी। ठीक है, सो एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा एंड एक्सएल वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। अब ये जो पॉइंट है बीच में बना, अगर आप देख पा रहे हो ये वाला पॉइंट, ठीक है, अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमें 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 क्या दिख रहा है कि एक्सेल की वैल्यू, मतलब दिस एक्सेल की ये जो वैल्यू है और एक्सी की जो वैल्यू है वो क्या हो चुकी है, इक्वल हो चुकी है। तो दिस वैल्यू रिजेंबल्स द वैल्यू ऑफ एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये होती है हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। आप ये जो सारे ग्राफ है इसको नोट डाउन करके रख लीजिए, क्योंकि ये सीईटी में भी पूछते हैं और बोर्ड में भी इनका काफ़ी अच्छा यूज़ हो सकता है हमें हमारे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने में, या फिर कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। ठीक है, चलो। सो यहाँ पर हमने क्या क्या देखा, सीरीज रेजोनेंस सर्किट। सीरीज रेजोनेंस सर्किट में हमने क्या समझा था कि एलसीआर जो एलिमेंट्स है दे आर अटैच्ड इन सीरीज एंड सर्किट इज सेड टू बी इन रेजोनेंस व्हेन फॉर पर्टिकुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी द मैक्सिमम करंट विल बी फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ठीक है, एंड टू ऑकर that the maximum current should flow in the circuit for a given frequency, the main condition is XL is equal to XC। और ये जो है ना, ये LC ऑसिलेशन के ही जो कॉन्सेप्ट है उसी के बेसिस पर काम कर रहा है। दूसरी चीज अगर मुझे पता करनी है कि मेरा जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी रहेगा वो कैसे निकालना है, तो द फॉर्मूला फॉर दैट इज ही दिस, दैट इज ओमेगा आर, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज 1/√LC। एंड पर्टिकुलर जो AC करंट की फ्रीक्वेंसी होती है साइकिल की, नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकंड, तो अगर उसे कैलकुलेट करना है तो देन इट इज़ 1/2π√LC। ठीक है, फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़े थे, यहाँ पर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स से ग्राफ को भी समझा था। और जो एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी होता है किस केस में, आपके एलसीआर सीरीज रेजोनेंस सर्किट में, वहाँ पर इम्पीडेंस की वैल्यू लोवेस्ट होती है विच इज़ नथिंग बट जेड, जेड इज इक्वल टू आर, एंड द सर्किट बिकम्स प्योरली रेजिस्टिव। सो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और अगर सर्किट प्योरली रेजिस्टिव हो जाएगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में, तो एवरेज पावर भी क्या हो जाएगा, इट विल बी ई आर एम एस वर्सेस ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये था हमारा सीरीज रेजोनेंस सर्किट। लेट्स सी पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। तो अब मैं बढ़ रहा हूँ अपना नेक्स्ट टॉपिक की ओर, सेकंड टॉपिक दैट इज पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। समझते हैं। देखिए पैरेलल रेजोनेंस सर्किट क्या होता है। अगर मैं कहूँ आपसे कि मेरे पास है एक इंडक्टर जिसका सेल्फ इंडक्टेंस है कैपिटल एल, एंड आई हैव अ कैपेसिटर। ठीक है, इन दोनों को मैं एक कॉमन पॉइंट पे लाकर ज्वाइन करता हूँ और फिर वहां से सर्किट में ईएमएफ अटैच करता हूँ। और ये जो हमारा पर्टिकुलर वायर है, वायर का कुछ होगा रेजिस्टेंस कैपिटल आर। तो देखिए एल और सी, I have attached them in parallel combination. E would be supplied EMF and let's say I is current flowing through the circuit। अब ये जो I है, जो सर्किट से करंट फ्लो होगा, ये I आगे जाके इस जंक्शन से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टूवर्ड्स इंडक्टर एंड देन टूवर्ड्स कैपेसिटर। तो यहाँ पर इंडक्टर और कैपेसिटर से जो करंट पास हो रहा है उसके लिए मैं अलग नोटेशन यूज कर रहा हूँ। मान लीजिए आई एल इज करंट फ्लोइंग थ्रू इंडक्टर एंड आई सी इज करंट फ्लोइंग थ्रू कैपेसिटर। ठीक है, चलो अब हम जानते हैं इन केस ऑफ इंडक्टर सर्किट जो होता है, फॉर इंडक्टर, एक सेकंड मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, फॉर इंडक्टर करंट लीड करता है कि लैग करता है, बताइए। करंट जो है
वो लैग करता है, क्योंकि इंडक्टर में कौन लीड करता है, ईएमएफ। तो अगर मैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट लिखना चाहूँ, देन आई यल दैट इज करंट अक्रॉस इंडक्टर वुड बी इक्वल टू मैक्सिमम करंट आई नॉट इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। वी नो कि ईएमएफ और करंट के बीच में पाई बाय टू का फेज डिफरेंस होता है इन केस ऑफ इंडक्टर। अगर मैं कहूँ फॉर कैपेसिटर, तो कैपेसिटर के केस में आईसी जो होगा, करंट अक्रॉस कैपेसिटर, दैट वुड बी गिवन बाय आई नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, करंट लीड करता है। अच्छा, एक और चीज, इस कैपेसिटर को मैं थोड़ा नीचे लेकर आ रहा हूँ। यहाँ देखिए, क्या मैं आई एल को आई नॉट के बजाय ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ई नॉट अपॉन एक्सएल। ई नॉट तो मैक्सिमम ईएमएफ है, एक्सएल इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। यस, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ना ई इज इक्वल टू आई आर, ये ओहम्स ने दिया हुआ रिलेशन है, ई इज इक्वल टू आई आर। तो इस रिलेशन को बेझिझक हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सो एनीवे, इफ आई नॉट कैन बी रिप्लेस्ड एज ई नॉट अपॉन एक्सएल, देन फर्दर आई एम राइटिंग साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, एंड इन द सिमिलर फैशन आईसी में भी वही चेंज कर लेते हैं, आई नॉट इज ई नॉट अपॉन एक्सी नाउ, देन साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। तो ये ऊपर का इक्वेशन 1 है, ये है मेरा इक्वेशन 2। अब देखिए, सर्किट को अगर आप अच्छे से देखोगे तो जो करंट आई आता है वो जंक्शन से डिवाइड हो जा रहा है इन टर्म्स ऑफ आई एल एंड आई सी। तो यहाँ पर हम किरचॉफ्स के जंक्शन लॉ को यूज कर सकते हैं। साथ ही मैंने एक चीज तो बताना आपको भूल ही गया हूँ कि इसको पैरेलल रेजोनेंस सर्किट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर पैरेलल लग रहे हैं। और यहाँ पर एक खास चीज होती है, जैसे सीरीज रेजोनेंस में हमने देखा था कि भैया फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी only that for that frequency current would pass through the circuit, and for current with other frequencies जो सर्किट है वो उन करंट को ब्लॉक कर देता है। यहाँ पर उल्टा होता है, अगर मैं कोई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ले रहा हूँ, सो फॉर दैट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओनली करंट विल बी ब्लॉक्ड, एंड फॉर अदर फ्रीक्वेंसी का करंट और द करंट अदर देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, दोज करंट विल ऑलवेज बी passing through the circuit. तो resonant frequency current will not pass, and current with other frequency they will pass. Thus this is known as rejector circuit. इसको कौन सा सर्किट बोलते हैं, रिजेक्टर सर्किट, क्योंकि क्या करता है, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की जो करंट होते हैं उन्हें ब्लॉक कर देता है, उसे रिजेक्ट कर देता है, बाकी सारे करंट पास कर देता है। इसका बेस्ट एग्जांपल मान लीजिए आपके पास ये है, जैमर्स होते हैं ना, जो सिग्नल को जैम करते हैं। तो किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ही सर्किट में अगर पैरेलल रेजोनेंस सर्किट होगा तो किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए सर्किट क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, और उसके लिए फिर वहां पर आगे सिग्नल प्रोसेसिंग नहीं होगी। इसीलिए इसको रिजेक्टर सर्किट भी बोलते हैं, दैट इज अवर पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। तो चलिए लौट कर आते हैं फिर से हमारे कॉन्सेप्ट की तरफ। तो वी हैव सीन in case of inductor current lag, in case of capacitor current lead, and here we could see that the current passing through the particular circuit, it gets divided into two part, and thus Kirchhoff's का junction law I can simply apply. So Kirchhoff's के junction laws के हिसाब से मैं लिख सकता हूँ I would be equal to IL plus IC। तो चलो लिख लेते हैं। So applying Kirchhoff's junction law, applying Kirchhoff's junction law, I can write net current flowing, that is I is equal to IL plus IC। ठीक है, चलो IL क्या है, E नॉट अपॉन XL साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, और IC क्या था, दैट वॉज E नॉट अपॉन XC साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। अब देखो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ई नॉट अपॉन एक्सएल, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू को मैं लिख सकता हूँ माइनस साइन ऑफ पाई बाय टू माइनस ओमेगा टी, प्लस इधर क्या बचा है, ई नॉट अपॉन एक्स सी साइन ऑफ, यहाँ पर भी लिख रहा हूँ पाई बाय टू प्लस ओमेगा टी। अब देखिए ये जो माइनस साइन है इसको मैं आगे लेकर आता हूँ, और साइन ऑफ पाई बाय टू माइनस ओमेगा टी इज कॉस ओमेगा टी, यहाँ पर भी साइन पाई बाय टू प्लस ओमेगा टी इज कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ माइनस ई नॉट अपॉन एक्सएल, दिस इज कॉस ऑफ ओमेगा टी, और ये हो गया ई नॉट अपॉन एक्स सी, दैट इज ऑल्सो कॉस ऑफ ओमेगा टी। हम क्या कर लेते हैं,
यहाँ पर ई नॉट और कॉस ऑफ ओमेगा टी को कॉमन ले लेते हैं। सो ई नॉट इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी, इसको मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो हमारे पास बचता क्या है, तो हमारे पास बचता है 1/xc माइनस 1/xl। तो जो पहले एक्सेल आगे था ना 1/xl, इसको मैंने बाद में लिख लिया है माइनस, एंड दिस वैल्यू बिलोंग्स टू योर करंट का वैल्यू। अब देखो सर्किट में पर्टिकुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए हमें मिनिमम करंट भेजना है, और वो मिनिमम करंट होगा 0 करंट, ताकि पूरे सर्किट वो जो पर्टिकुलर हमारा ये पैरेलल रेजोनेंस सर्किट है, ये क्या कर ले, उस करंट को ब्लॉक कर ले फॉर दैट गिवन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा द करंट आई वुड बी मिनिमम या फिर 0 है ना, वुड बी मिनिमम, इसे ब्रैकेट में लिख रहा हूं 0, व्हेन कब रे, देखो इस सर्किट में ई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी वो तो 0 रहने से रहा, लेकिन 1/xc माइनस 1/xl, 1/xc माइनस 1/xl, अगर ये 0 हो जाता है तो सर्किट में क्या 0 हो जाएगा, पूरा का पूरा करंट 0 हो जाएगा। सो मैं लिख सकता हूँ व्हेन XL becomes equal to XC, तभी तो 1/XL, 1 क्या लिखा है, यस 1/XC माइनस 1/XL क्या हो जाएगा, इट विल बिकम्स 0। सो व्हेन XL माइनस XC, व्हेन XL इज इक्वल टू XC, देन 1/XC माइनस 1/XL वुड बी 0। अब XL हम जानते हैं इट इज ओमेगा L, एंड XC इज वी नो 1/ωc, और ये हो रहा है पर्टिकुलर सर्किट में कब, एट पर्टिकुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। सो आई एम इंस्टेड ऑफ राइटिंग plain omega, I am writing omega r. Omega suffix r just indicate we are talking about resonant angular frequencies. So here again it would be omega r square is equal to 1/LC, or angular frequency will become 1/√ of LC, and we know omega r ही क्या होता है 2 pi n, तो 2 pi n की बजाय लिखता हूँ मैं 2 pi f of r। f of r is साइनोसॉइडल जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकंड, दैट इज f of r, which is given by again √ of LC. So final expression for resonant frequency would be 1/√ of LC। यहाँ पर भी देखिए इन केस ऑफ पैरेलल रेजोनेंस सर्किट जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकल कर आई है वो आई है 1/2 पाई √ of LC, और इधर देखिए सीरीज रेजोनेंस सर्किट, वहां पर भी कितनी वैल्यू निकल कर आई थी 1/2 पाई √ of LC। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू का जो फॉर्मूला है वो दोनों ही केस में सेम है, दोनों ही केस में अजम्पशन है हमारा XL वुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू XC, देन ओनली इन सीरीज LCR सर्किट करंट वाज मैक्सिमम, इन पैरेलल रेजोनेंस सर्किट करंट वाज मिनिमम। ठीक है, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो सबसे पहला तो कैरेक्टरिस्टिक्स यही होगा कि ये जो सर्किट है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, द सर्किट बिकम रेजोनेंट व्हेन XL इज एग्जैक्टली इक्वल टू XC। सेकंड, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर करंट की जो वैल्यू है I, वो कैसी होती है, मिनिमम होती है, I की वैल्यू मिनिमम होती है। और देखो जब I की वैल्यू मिनिमम होगी तो इम्पीडेंस कैसे होगा, इम्पीडेंस वुड बी मैक्सिमम। आगे मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि यहाँ पर ना इस पर्टिकुलर सर्किट में जो इम्पीडेंस की वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट हो जाती है फॉर द गिवन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो हियर आई कैन से दैट Z इज maximum, that impedance is maximum, which is equal to infinity, we will be seeing in coming time। now फोर्थ हम लिख सकते हैं कि भैया जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है f of r, दैट इज इक्वल टू 1/2 पाई √ of LC, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज 1/√ of LC। और फिफ्थ, for the given value of resonant frequency no current will pass through the circuit, and current with other frequency they will be allowed to pass through the circuit, thus circuit is called as rejector circuit। चलिए कुछ ग्राफ देख लेते हैं। अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो अगेन यहाँ पर इम्पीडेंस और एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो सीरीज LCR में इम्पीडेंस लो होता था, यहाँ पर चूंकि करंट नहीं फ्लो होने वाला है थ्रू द सर्किट फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी, तो हम लिख सकते हैं कि भैया Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर ओमेगा R के समय मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, दूसरा अगर मैं करंट की बात करूँ I वर्सेस ओमेगा R, तो अगेन एट ओमेगा R करंट वुड बी लोवेस्ट। ठीक है,
लोएस्ट करंट पास होता है। तो ये दो ग्राफ है जिसे जिसे हमें याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि बताइए कि जो हमारा पैरेलल रेजोनेंस सर्किट है उसमें इनफाइनाइट इम्पीडेंस होता है, ये आपको प्रूव करना है। तो मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन क्या लिख रहा हूँ, शो दैट द इम्पीडेंस in parallel resonance circuit is infinite at resonant frequency। तो देखिए प्रूव कर लेते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए अगर मैं सर्किट ड्रॉ करूं तो पैरेलल रेजोनेंस सर्किट कैसे निकलेगा, दिस वुड बी इंडक्टर, देन दिस वुड बी कैपेसिटर और कंडेंसर जिसको हम बोलते हैं, देन इट इज अटैच टू सम एसी सोर्स, ओके, थ्रू की और समथिंग यू कैन अटैच। नाउ दिस वाज आई, दिस वाज आई एल एंड दिस वाज आई सी। अगर देखिए फेजर डायग्राम बनाई जाए तो फेजर डायग्राम इसकी कैसे बनेगी, तो देखो मैं यहाँ पर ना एक फेजर डायग्राम बनाता हूँ। उस फेजर डायग्राम से ही हम प्रूव करेंगे कि हमारी जो इम्पीडेंस है ये इनफाइनाइट होता है। तो मान लीजिए मैं इस तरीके से फेजर डायग्राम निकाल रहा हूँ। चलिए मान लो इस सर्किट में जो मैक्सिमम करंट फ्लो हो सकता है इट इज गिवन बाय आई नॉट, ठीक है, या फिर आई इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी फ्लोन। नाउ करंट अक्रॉस इंडक्टर लीड करता है या लैग करता है, करंट अक्रॉस इंडक्टर हमेशा लैग करता है और करंट अक्रॉस जो कैपेसिटर है वहां पर क्या करता है, वो लीड करता है, ठीक है। और ईएमएफ अक्रॉस इंडक्टर लीड करता है और ईएमएफ अक्रॉस कैपेसिटर लैग करता है। अब फेजर डायग्राम में अगर मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ई लिख रहा हूँ, ई इज सप्लाइड ईएमएफ, और जब ये सर्किट में एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हो जाएगा तो सर्किट प्योरली रेजिस्टिव हो जाएगा। इन दैट केस ई विल बी इक्वल टू ई ऑफ आर और ईएमएफ अक्रॉस द वायर का रेजिस्टेंस आर। चलिए सो ई आर से ई आर तो हो गया। अब हम देखते हैं कि इन केस ऑफ इंडक्टर ई एल वुड लीड एंड इन केस ऑफ कैपेसिटर ई सी वुड लैग। सो दिस इज ऊपर जा रहा है ई एल, नीचे जा रहा है ई सी, ठीक है। अब ई एल क्या होता है, वी नो ई एल इज आई एल इंटू एक्स एल, और ई सी क्या होता है, ई सी इज इक्वल टू आई सी इंटू एक्स सी। अब देखो इस ई एल के दो कंपोनेंट हो गए, आई एल एक्स एल और आई सी एक्स सी। अब देखिए अगर मैं कहूँ कि इस सर्किट में EL जो है और EC जो है वो एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, भले ही XL XC इक्वल हो लेकिन EL EC इक्वल हो जरूरी है क्या, नहीं। अब ये जो EL है, EL को हम मैं क्या लिख सकता हूँ, IL XL एंड विच इज नॉट इक्वल टू IC XC। अब देखो इतना तो हमें पता है कि XL और XC इक्वल है, भले ही IL और IC ना हो, क्योंकि EL और EC अगर इक्वल नहीं है तो इन केस चाहे EL बड़ा हो सकता है या EC बड़ा हो सकता है, सर्किट में कोई भी हो, लेकिन XL इज एग्जैक्टली इक्वल टू XC, तो ये दोनों चीज़ें तो कैंसिल हो जाएगी। तो बचता क्या है सर्किट में फिर, तो सर्किट में बचता है एक जगह IL और दूसरी जगह IC। सो मान लीजिए नाउ दिस इज IL एंड दिस इज IC, क्योंकि XL हट चुके हैं सर्किट में। जहाँ पर पहले मैंने EL और EC लिखा था, EL और EC, अब उन्हें हटाकर क्या लिख रहा हूँ, IL और IC, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, इस फेजर डायग्राम के थ्रू, इस पर्टिकुलर फेजर डायग्राम के थ्रू ही हमारा जो एक्सप्रेशन है दैट Z इज मैक्सिमम उसे प्रूव करते हैं। सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम फेजर डायग्राम, फ्रॉम फेजर डायग्राम जो नेट करंट है, जो नेट रिएक्टिव करंट है वो क्या आएगा, IL माइनस IC या IC माइनस IL रहेगा। सो आई एम राइटिंग फ्रॉम फेजर डायग्राम दैट I इज इक्वल टू लेट से IL माइनस IC, चलेगा। अब देखो आगे मैं लिख रहा हूँ इफ I इज इक्वल टू IL माइनस IC, तो आगे मैं लिख रहा हूँ दैट I इज वॉट, E अपॉन Z विच इज नथिंग बट योर EMF इन द सर्किट डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस। दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू IL क्या होगा,
ई एल अपॉन एक्सएल माइनस आई सी क्या होगा, ई सी अपॉन एक्स सी। अब हम जानते हैं, देखिए यहाँ पर इस सर्किट में जो इंडक्टर है और वो जो कैपेसिटर है दोनों ही पैरेलल में अटैच्ड है विथ ईएमएफ। तो पैरेलल सर्किट में जितना ईएमएफ इंडक्टर के अक्रॉस लगा होगा उतना ही ईएमएफ कैपेसिटर के अक्रॉस है, और जो अक्रॉस लगने वाला ईएमएफ है वो है कितना, ई। तो इस हिसाब से इस इक्वेशन में मैं बोल सकता हूँ ई इज एग्जैक्टली इक्वल टू ई एल इज एग्जैक्टली इक्वल टू ई सी। तो आई एम राइटिंग हियर फॉर पैरेलल कनेक्शंस, for parallel connections E will be exactly equal to EL will be exactly equal to EC। thus हम यहाँ क्या कर सकते हैं, E, EL और EC को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। जब इन्हें कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास क्या बचता है, 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्सएल माइनस 1 अपॉन एक्सी। और हम ये भी जानते हैं बट फॉर पैरेलल रेजोनेंट सर्किट एक्सएल क्या होता है, एग्जैक्टली इक्वल टू एक्सी ही होता है, तभी तो वो पर्टिकुलर सर्किट पैरेलल रेजोनेंस या रिजेक्टर सर्किट करके पहचाना जाएगा। तो अगर एक्सएल इज एग्जैक्टली इक्वल टू एक्सी है तो 1 अपॉन एक्सएल माइनस 1 अपॉन एक्सी भी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली जीरो हो जाएगा। तो ये बचता है 1 बाय जेड इज इक्वल टू जीरो। सो आई कैन सिंपली राइट 1 अपॉन जीरो इज इक्वल टू जेड, और 1 अपॉन जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी। सो जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी, एंड दस वी कैन से that for a parallel resonance circuit the impedance is maximum, तो कितना, up to infinity when resonant frequency is supplied। so for the given resonant frequency impedance is maximum in case of parallel resonance circuit। तो चलो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लिया, डायग्राम को भी समझ लिया है पैरेलल रेजोनेंस सर्किट का, ठीक है, और ग्राफ्स भी पढ़ लिए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, और अब मैं आपको बताऊंगा हाफ पावर सर्किट क्या होता है, मतलब हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज क्या होते हैं। उसके बाद में हम बैंडविड्थ और कई छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं चोक कॉइल जैसी, उन्हें भी समझ लेते हैं, एंड देन दिस चैप्टर विल बी फिनिश्ड। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज के साथ। हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज क्या होती है, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज समझते हैं। देखिए हमने थोड़ी देर पहले सीरीज एलसीआर सर्किट में ग्राफ देखा था, किसका ग्राफ था वो, that graph was current versus रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का। मान लीजिए ये है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जिसको मैं ओमेगा आर लिख रहा हूं, दिस इज ओमेगा आर, एंड फॉर दैट ओमेगा आर करंट का वैल्यू इज मैक्सिमम। ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये वाली, इसे मैं लिख रहा हूँ आई नॉट। सो फॉर ओमेगा आर और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी करंट इज मैक्सिमम। अब हम जानते हैं सर्किट में जब भी कभी हीट जनरेट होगी तो हीट को क्या लिखते हैं अपन, H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी, और H अपॉन टी इज नथिंग बट हीटिंग पावर, या पावर के लीजिए तो कोई भी पावर का जो फॉर्मूला होगा इट विल ऑलवेज बी आई स्क्वेयर आर, कोई भी पावर रहने दीजिए, तो पावर इन टर्म्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस वुड बी आई स्क्वेयर आर। अगर मैं आपसे कहूं पीक पावर क्या होता है, पीक या मैक्सिमम पावर, तो हम लिखेंगे मैक्सिमम पावर को पी नॉट, दैट वुड बी इक्वल टू सिंपली आई नॉट का स्क्वेयर इंटू आर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पीक पावर और मैक्सिमम पावर। ठीक है, अब इस पावर को मुझे हाफ करना है, मतलब सर्किट में हाफ पावर कब देखने को मिलता है, तो आई एम राइटिंग पी नॉट डिवाइडेड बाय टू, दिस इज माई हाफ पावर, दिस इज माई हाफ पावर। ओके चलो पी नॉट अपॉन टू अगर लिखता हूं तो यहां पे लिखना पड़ेगा आई नॉट का स्क्वेयर इंटू आर डिवाइडेड बाय टू। अब देखिए हाफ पावर को मैं कैसे लिख रहा हूं, हाफ पावर इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन टू को, या फिर आई नॉट स्क्वेयर अपॉन टू को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, आई नॉट डिवाइडेड बाय रूट टू का होल स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय आर, और आई नॉट डिवाइडेड बाय रूट टू होता क्या है, आई आर एम एस। तो हम कह सकते हैं भैया ये जो मेरा हाफ पावर है ना, दिस इज ऑब्टेन्ड इफ द करंट का वैल्यू इज आई आर एम एस का वैल्यू, और आई आर एम एस का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर हाफ पावर। इसका मतलब है ये जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के आइदर साइड में
फ्रीक्वेंसीज की ऐसी दो वैल्यूज अवेलेबल होगी जिसके लिए करंट का जो वैल्यू है वो इक्वल होगा आई आर एम एस के वैल्यू जितना। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मैं जीरो से इस ओरिजिन से आई नॉट की वैल्यू कंसिडर करता हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल 10 एम्पियर, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर 10 एम्पियर पर मुझे करंट की वैल्यू पावर की वैल्यू मैक्सिमम मिल रही है, तो इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि अगर पहले आई नॉट 10 एम्पियर है तो 5 एम्पियर पर पावर हाफ मिलेगा। नहीं, पावर हाफ कहाँ पे मिलता है? पावर हाफ मिलता है मुझे आई नॉट अपॉन रूट टू पे, जहां पर मैं करंट को बोलता हूँ आर एम एस करंट। एंड इन दैट केस देखिए भैया ध्यान से, तो आर एम एस करंट में क्या होता है, करंट की जो वैल्यू है या फिर जो करंट की वैल्यू आई आर एम एस में फ्रीक्वेंसी से अगर रिलेट करके देखी जाए तो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जहां पर करंट की वैल्यू इज इक्वल टू आई आर एम एस का वैल्यू, उसे कहते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। तो इस कर्व में हालांकि ये थोड़ा ठीक नहीं निकला है, लेकिन अगर हम शार्प ऐसे कर्व ड्रॉ करें, स्मूथ कर्व ड्रॉ करें, तो स्मूथ कर्व में आप देखोगे कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के आइदर साइड, मतलब पहले भी और बाद में भी, ऐसे दो वैल्यूज है ओमेगा की, ऐसी दो वैल्यूज है एंगुलर फ्रीक्वेंसीज की, where current becomes equal to I naught divided by root 2. So which I am writing here. This is I naught divided by root 2. That is nothing but I RMS. This is nothing but I RMS. Okay. सो आई आर एम एस के केस में, आई आर एम एस के केस में आपको हाफ पावर मिलता है, और ऐसे दो वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल होती है ऑन आइदर साइड ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब देखिए हाफ पावर फ्रीक्वेंसी फिर किसे बोलेंगे? हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज आर दोज फ्रीक्वेंसी, अगर मैं इसको ओमेगा वन या ओमेगा टू मार्क कर दूं तो मैं लिख रहा हूं दिस इज ओमेगा वन एंड दैट इज ओमेगा टू। सो हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज आर दोज फ्रीक्वेंसी एट विच करंट बिकम्स पीक करंट डिवाइडेड बाय रूट टू। half power frequencies are those frequency of LCR circuit where current का value becomes peak current का value divided by root 2, which lies on either side of resonant frequency। तो यहाँ पर I am writing it here। So half power frequencies are those two point frequencies that lies on either side of resonant frequency, where जहां पर करंट इज पीक डिवाइडेड बाय रूट टू, दैट ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे अगर पीक करंट आई नॉट है तो 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 हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज पे करंट मिलेगा आई नॉट डिवाइडेड बाय रूट टू, दैट इज आई आर एम एस। ठीक है, सो दिस वॉज अवर हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। अब इस ग्राफ से ना और एक दो चीजें हैं जो हमें नोट कर लेनी है। सो मान लीजिए दिस वॉज माई ग्राफ, ठीक है, दिस वॉज ओमेगा आर, और ये कर्व है। अब इस कर्व में मैं दो फ्रीक्वेंसीज ले रहा हूं, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज लाइक दिस, ठीक है, और यहीं पे क्या होगा, आई की वैल्यू आई आर एम एस होगी। तो दिस इज माई आई आर एम एस, आई आर एम एस। ओके, नाउ लेट्स से दिस इज ओमेगा वन एंड दिस इज ओमेगा टू, एंड बीच का था हमारा ओमेगा आर। अब ध्यान से समझिए, द डिफरेंस बिटवीन ओमेगा आर एंड ओमेगा वन इज डेल्टा ओमेगा, विच आई कैन सिंपली राइट हियर। तो दिस पार्ट इज डेल्टा ओमेगा। अगेन ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो डेल्टा ओमेगा। तो दो हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज के बीच में जो डिफरेंस होता है दैट इज ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन, इसे हम नया नाम देते हैं, इसे कहते हैं बैंडविड्थ। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक जिसे हमें समझना है वो है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होता है? बैंडविड्थ इज द डिफरेंस बिटवीन हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। सो इट इज द डिफरेंस between half power frequencies
चलिए समझाता हूँ। मान लीजिए 100 हर्ट्स इज माई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ओके, तो उसके पहले जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैं ले रहा हूँ 90, ठीक है, यहाँ पर ले रहा हूँ 90 और यहाँ पर ले रहा हूँ 110। सो ये ऐसी दो फ्रीक्वेंसीज है 90 एंड 110 कि जहाँ पर पावर कैसा होगा, हाफ पावर होगा और 100 हर्ट्स पे पावर पीक होगा। तो अगर मैं कहूँ कि बैंडविड्थ कितनी हुई, तो 110 माइनस 90 दैट इज 20 हर्ट्स। 20 हर्ट्स का क्या हो गई, मेरी बैंडविड्थ हो गई। आई बात समझ में? सो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, सो आई एम राइटिंग दैट bandwidth is 2 times of delta omega, which is nothing but omega 2 minus omega 1। ठीक है, ये रहेगा याद आपको। चलो आगे ना बैंडविड्थ का और एक फॉर्मूला है जिसे हम डिराइव करेंगे आफ्टर सीइंग क्वालिटी फैक्टर या क्यू फैक्टर। देख लेते हैं क्वालिटी फैक्टर क्या होता है या क्यू फैक्टर किसे कहते हैं। तो यहीं पर मैं टॉपिक को लिख रहा हूँ, क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर या क्यू फैक्टर। ठीक है, अगर सिंपल भाषा में देखा जाए तो क्यू फैक्टर या क्यू वैल्यू या क्वालिटी फैक्टर, इट इज द रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू दैट ऑफ बैंडविड्थ। इट इज द रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू द बैंडविड्थ। और याद रखिए ये जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा आर अपॉन बैंडविड्थ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा आर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा ओमेगा एंड दैट इज योर क्यू वैल्यू। दिस इज अवर क्यू वैल्यू। ठीक है, ये हो गया क्यू वैल्यू का फॉर्मूला। अब क्यू वैल्यू को अगर फाइंड करना है ना, तो दो अल्टरनेट फॉर्मूले हमारे पास है। ठीक है, पहला तो आपने ये देख ही लिया है मेन फॉर्मूला। दूसरा जो फॉर्मूला है वो कैसे निकलता है, तो क्यू वैल्यू इज नथिंग बट रेशियो ऑफ वोल्टेज सप्लाइड अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज सप्लाइड अक्रॉस इंडक्टर टू द, उसका रेशो होगा वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। ठीक है, अब देखिए वोल्टेज सप्लाइड अक्रॉस इंडक्टर होता है EL और वोल्टेज सप्लाइड अक्रॉस रेजिस्टर होगा अगर ER। तो हम जानते हैं भैया EL होता है लेट से आई नॉट इंटू एक्सएल और ER होगा आई नॉट इंटू आर। तो आई नॉट कैंसिल, बचता है एक्सएल अपॉन आर। एक्सएल को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा एल अपॉन आर। तो हम जानते हैं ओमेगा क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ LC। सो आई एम राइटिंग हियर 1 बाय आर सेपरेट ले रहा हूँ, ओमेगा इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ LC और ऊपर तो L बचा था। तो क्या करेंगे, L को अंडर रूट में डालेंगे। जैसे L को अंडर रूट में डालेंगे तो हमें मिलेगा Q इज इक्वल टू 1 बाय आर अंडर रूट ऑफ L स्क्वेयर अपॉन LC। L और L स्क्वेयर कैंसल, सो वी गेट Q इज इक्वल टू 1 बाय आर अंडर रूट ऑफ L बाय C। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर Q वैल्यू। ठीक है, तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फ्रॉम CET पर्सपेक्टिव। तो CET के पर्सपेक्टिव से आपको ये फार्मूला याद रखना है। ठीक है, अब हमारे पास क्यू वैल्यू का फॉर्मूला है। अगर हमारे पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है तो हम ना बैंड विड्थ के लिए एक अलग फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बनता है। तो हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि क्यू वैल्यू इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंड विड्थ। तो बैंड विड्थ को मैं अलग से लिख रहा हूँ, बैंड विड्थ इज इक्वल टू ओमेगा आर डिवाइडेड बाय क्यू वैल्यू। भैया ओमेगा आर क्या होता है या ओमेगा क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ LC। सो आई एम सिंपली राइटिंग 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ LC। और क्यू वैल्यू क्या है, क्यू तो है ही 1 अपॉन आर अंडर रूट ऑफ L अपॉन C। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखो तो R चले जाएगा ऊपर एंड दिस विल बिकम्स अंडर रूट ऑफ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ L स्क्वेयर C अपॉन C, L स्क्वेयर C अपॉन C कैंसिल, तो बचता है अंडर रूट ऑफ L स्क्वेयर। अंडर रूट ऑफ L स्क्वेयर को सॉल्व करोगे तो वो होगा L। तो R अपॉन L इज द फॉर्मूला फॉर बैंड विड्थ। ठीक है, तो दिस इज बैंड विड्थ। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। दिस इज बैंड विड्थ मतलब 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा ओमेगा इज नथिंग बट R अपॉन L। तो सिर्फ डेल्टा ओमेगा क्या हो जाएगा, डेल्टा ओमेगा वुड बी R अपॉन 2 टाइम्स ऑफ L।
ठीक है, तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए विथ रिगार्ड टू क्वालिटी फैक्टर, शार्पनेस या क्यू वैल्यू। ये जो है ना क्यू वैल्यू, क्यू फैक्टर को, क्यू वैल्यू या क्यू फैक्टर को ही शार्पनेस भी बोलते हैं, शार्पनेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट और क्वालिटी फैक्टर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ऐसे क्यों? चलो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लो आपका ये रेडियो है, ठीक है, इस रेडियो में हमें एक चैनल सुनना है 100 हर्ट्स पर। कुछ चैनल होगा रेडियो का जिसकी फ्रीक्वेंसी 100 मेगाहर्ट्ज, हम समझाने के लिए 100 हर्ट्ज ही बोल रहे हैं। अब ये जो 100 हर्ट्ज है, दिस इज एक्चुअली योर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ओके, जब आप इस रेडियो का डायल ऐसे घुमाते चलोगे ताकि उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर आप सेट हो पाओ, तो इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के इर्द गिर्द और दो फ्रीक्वेंसी है जिसको हम हाफ पावर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, दैट इज ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। तो जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर ओमेगा 1 है 90 और ओमेगा 2 है 110, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जब मैं इस डायल को ऐसे घुमाऊंगा गोल, तो सबसे पहले हमारा जो स्टेशन स्टार्ट हो जाएगा वो ओमेगा 1 से थोड़ा थोड़ा सुनाई देना स्टार्ट होगा। थोड़ा सा आवाज़ में बहुत ज़्यादा नॉइज़ होगा, डिस्टर्बेंस होगा, लेकिन धीरे धीरे रेडियो से आवाज़ सुनाई देने लगेगी। वो आवाज़ और ज़्यादा साफ होती जाएगी जैसे जैसे हम 90 से बढ़ेंगे 100 की ओर। फिर 100 तक आते आते और भी साफ हो जाएगी। अगर मैं 100 से और आगे डायल को लेकर जाता हूँ तो 110 तक आवाज़ थोड़ी थोड़ी ख़राब होती जाएगी। 110 के बाद मुझे आवाज़ नहीं सुनाई देगी। तो मतलब रेडियो को अगर मुझे सेट करना है तो कहाँ से कहाँ तक डायल गेज को एडजस्ट करते रहना पड़ेगा, राइट फ्रॉम 90 हर्ट्स टू 110 हर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा समय लगेगा टू सेट द पर्टिकुलर स्टेशन। राइट फ्रॉम 90 टू 100 आई हैव टू परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मुझे करते रहना पड़ेगा, डायल गेज को थोड़ा आगे पीछे करते रहना पड़ेगा। उसी जगह अगर मैं दूसरा एक रेडियो लेता हूँ, मान लीजिए यही एक रेडियो है, थोड़ा सा एडवांस रेडियो है, यहाँ पर भी मैं सुन रहा हूँ 100 हर्ट्स का ही चैनल, लेकिन यहाँ पर उसकी जो हाफ पावर फ्रिक्वेंसी होगी वो मान लेते हैं 98 है एंड 102 है। तो जैसे ही मैं डायल घुमाऊंगा तो सबसे पहले आवाज़ मुझे सुनाई देगी 98 पर, जो कि काफ़ी क्लियर सुनाई देगी कंपेयर टू 90 के कंपैरिजन में 98 पर आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा ही साफ होगी और हम उसे जल्दी सेट कर सकते हैं 100 पर। सो 90 से 102 के बीच में अगर मैं डायल को थोड़ा सा रोटेट भी करता हूँ, स्टिल चांसेस इज़ हायर कि मैं जल्दी से अपना जो रेडियो स्टेशन है उसको सेट कर लूँगा। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि ये जो मेरा सेकंड एफएम है या रेडियो है, दिस इज़ गुड इन क्वालिटी एज फार एज रेडियो स्टेशंस आर कंसर्न। टू गेट अ पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन, ये जो सेकंड एफएम है या सेकंड रेडियो है, इट इज़ बेटर कंपेयर टू माई फर्स्ट रेडियो। इट मीन्स द क्वालिटी फैक्टर ऑफ सेकंड रेडियो इज़ वेरी हाई। और ये हमें कैसे पता चला, तो देखो 102 माइनस 98 इज़ हाउ मच, इट इज़ 4। सो यहाँ पर जो बैंडविड्थ है आपकी ये 4 हो गई, और पहले के केस में बैंडविड्थ कितनी थी भैया, बैंडविड्थ थी 20। तो बैंडविड्थ को अगर आप कंपेयर करोगे तो क्यू इज़ व्हाट, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, और जिसमें बैंडविड्थ कम होगा उसका जो क्वालिटी फैक्टर है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट्स हम डिज़ाइन करते हैं जहाँ पर क्वालिटी फैक्टर को बढ़ाया जा सके, जहाँ पर शार्पनेस को बढ़ाया जा सके, जिसमें क्यू फैक्टर की एक अच्छी वैल्यू निकल कर आए। सो आई होप कि आपको यहाँ पर क्वालिटी फैक्टर, शार्पनेस, बैंडविड्थ, हाफ पावर फ्रिक्वेंसीज क्या होती है, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हमारा बस एक छोटा सा टॉपिक बचता है, चोक कॉइल, उसे हम समझ लेते हैं एंड देन वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो देख लेते हैं व्हाट इज चोक कॉइल। नेक्स्ट टॉपिक इज चोक कॉइल। देखते हैं। देखो भैया, चोक कॉइल क्या है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास सर्किट है, इस सर्किट में सर्टन अमाउंट का करंट बह रहा है। मान लीजिए ये करंट जा रहा है कुछ 2 एम्पियर का। ठीक है, आगे कुछ मैंने एक आधा एप्लीकेशन लगा लिया है इस तरीके से, एंड आई एम सेंडिंग करंट। नाउ इफ सपोज इस एसी सर्किट में मुझे करंट के वैल्यू को कम करना है। मैं नहीं चाहता कि मेरे पास जो एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल ये मैं बल्ब लगा रहा हूँ यहाँ पर, वो बल्ब इतना ज़्यादा करंट नहीं सह सकता, तो मुझे करंट की वैल्यू कम करनी है। अब भैया करंट की वैल्यू कम करनी है तो हम क्या कर लेते हैं, हम लगा लेते हैं एक रजिस्टर। और सर्किट में जब रजिस्टर लगता है तो ऑब्वियसली V इज इक्वल टू आई आर, या फिर E इज इक्वल टू आई आर। अगर ये I है, दिस इज सप्लाइड EMF E, तो E इज इक्वल टू आई आर के हिसाब से जितना रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा ऑटोमेटिकली करंट की वैल्यू को कम होना पड़ेगा, ताकि EMF जो है उसकी वैल्यू को मैच किया जा सके। अब दिक्कत क्या है, आपने रजिस्टर लगा लिया सर्किट में, करंट को भेज रहे हो,
तो करंट की वैल्यू तो कम हो जाएगी, लेकिन आपका ना पावर लॉस होगा सर्किट में। क्यों? क्योंकि ये जो मेरा रेजिस्टर है, ये इस रेजिस्टर के अक्रॉस जब करंट बहता है तो वहाँ पे हीट जनरेट होती है, और बेफिजूल का सिर्फ करंट कम करने के चक्कर में मैंने सर्टन पावर वेस्ट ही कर दिया अक्रॉस इंडक्टर। तो इस कारण क्या हो जाएगा, जो मेरा एक्सपेंस है रिगार्डिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, वो बढ़ जाते हैं। तो कभी कभी अगर मान लीजिए ऐसी ज़रूरत पैदा हो जाए कि मुझे सर्किट में करंट की वैल्यू तो कम करनी है, लेकिन जो मेरा पावर है वो लॉस नहीं होना चाहिए, मुझे कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस पे नहीं करना पड़ना चाहिए विथ रिगार्ड टू यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो व्हाट आई विल बी डूइंग, इंस्टेड ऑफ यूजिंग रेजिस्टर, मैं सिंपली एक इंडक्टर यूज़ कर लूँगा। तो इंडक्टर यूज़ करने के कारण क्या होगा, आइए समझते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक इंडक्टर यूज़ किया है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस है एल, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्टेंस एल होने वाला है एक इंडक्टर। अब हम जानते हैं जब रेजिस्टर लगा था तो आर की वैल्यू आई थी, अब यहाँ पर इंडक्टर लगा है तो इंडक्टर में भी करंट के लिए अपोजिशन आता ही है एसी सर्किट में, जिसे हम एक्सएल लिखते हैं। तो एक्सएल इज एक्चुअली रिएक्टेंस दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। इतना भी क्लियर है। अब भैया एक्सएल आएगा पिक्चर में, मतलब इंपीडेंस बढ़ जाएगा, और इंपीडेंस बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली करंट की वैल्यू तो कम होगी होगी। अब सवाल ये है कि क्या ये पावर कंज्यूम करेगा, क्या हमारा इंडक्टर पावर कंज्यूम करेगा? तो देखिए इंडक्टर के अक्रॉस पावर लॉस क्या होता है, जीरो होता है। हमने पहले भी देखा था एवरेज पावर इन केस ऑफ प्योरली इंडक्टिव सर्किट इज जीरो। इट मीन्स कि इंडक्टर के अक्रॉस तो कोई पावर लॉस नहीं होगा, इंडक्टर जितना पावर सर्किट में उसको लेकर आ रहा है उतना ही आगे पास कर देगा। वैसे भी अगर देखा जाए तो मैं मान लूँ कि सर्किट का जो टोटल अपोजिशन है करंट के लिए वो होता है इम्पीडेंस, क्योंकि अभी यहाँ पे सर्किट में इंडक्टर लग चुका है, और अपना जो बल्ब है ना, जो एप्लीकेशन है उसका कुछ अपना रेजिस्टेंस रहा होगा। तो टोटल इम्पीडेंस इन द सर्किट क्या होता है, फिर वो होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर अंडर रूट। तो आर स्क्वायर को मैं वैसे ही रख रहा हूँ। व्हाट इज एक्सएल? एक्सएल इज ओमेगा इंटू एल का होल स्क्वायर। अब ये जो इंडक्टर मैंने लगाया है, ये इंडक्टर किससे मिलकर बना होता है? थिक कॉपर की कॉइल होती है ना, किसी आयरन, सॉफ्ट आयरन पर हम उस कॉपर के कॉइल को, उस कॉपर को ऐसे वाइंड कर देते हैं और फिर उसे यहाँ इस सर्किट में लगाते हैं। तो इस केस में चूंकि हमने एक स्ट्रॉन्ग और थिक कॉपर के कॉइल को यूज़ किया है, तो हमारा जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है इस कॉइल का, ये काफ़ी ज़्यादा होता है। अब देखो भैया, जब सेल्फ इंडक्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, सेल्फ इंडक्टेंस जब बहुत ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली इम्पीडेंस भी बहुत क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अच्छा, इम्पीडेंस हाई होगा तो उसके कारण क्या होता है समझते हैं। हम जानते हैं कि एवरेज पावर क्या होता है, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ फाइव विच इज़ पावर फैक्टर। और कॉस फाइव क्या है? कॉस फाइव है आर बाय जेड। अब देखो जेड की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ लार्ज वैल्यू ऑफ इंडक्टर, अगर z की वैल्यू बढ़ जाएगी तो cos फाई क्या होगा, ऑलमोस्ट नियरली इक्वल टू 0.0000 समथिंग आएगा, मतलब जीरो आएगा, बिकॉज r अपॉन लार्ज वैल्यू, r अपॉन लार्ज इंपिडेंस विल बी, देयर रेशियो विल बी जीरो। एंड cos फाई अगर जीरो होता है तो एवरेज पावर लॉस्ट अक्रॉस इंडक्टर वुड बी जीरो। सो पावर एवरेज पावर लॉस्ट अक्रॉस इंडक्टर अगर जीरो है तो मतलब ये हुआ कि सर्किट में एक्सेल के कारण करंट की वैल्यू भी कम हो गई, और जो बेफिजूल का पावर इंडक्टर लूज कर रहा था वो भी नहीं होगा। तो देयर बाय वी कैन सेव अवर इलेक्ट्रिकल एक्सपेंसेस। तो आई होप कि यहाँ तक जो थ्योरी का पार्ट है आपको समझ में आ गया होगा। अब बस बचते हैं थोड़े से न्यूमेरिकल्स, उसको भी हम आगे देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।